सभी को नमस्कार। पाश्चात्य जो काव्यशास्त्र है उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेटो, अरस्तु, देरिदा और कोलरिज के बारे में। तो देखिए, हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं प्लेटो। एक व्यवस्थित और शास्त्र के रूप में पाश्चात्य साहित्य लोचन की पहली झलक है वो प्लेटो के अंदर ही दिखती है, और उनका एक संवाद है इयोन नाम से। इयोन नामक संवाद में मिलती है ऐसी बातें। अब प्लेटो का जन्म देखो, प्लेटो जो हम लिखते हैं, प्लेटो हम ऐसे लिखते हैं तो चार जैसा ही है। तो 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व के बीच इनका समय सीमा है। जन्म हुआ था एथेंस में। मूल नाम आपको याद करना है क्योंकि इनका मूल नाम ना सेम जो अरस्तु है उनके अकॉर्डिंग लग रहा है। एरिस्तोक्लिस, एरिस्टोटेलिस तो है, वो तो है अरस्तु। एरिस्टोक्लिस ये किसका नाम है? प्लेटो का नाम है। गुरु का नाम प्लाटोन, और उनकी जो भाषा है वो है अरबी फारसी, वैसे उसको उनको बोलते हैं अफलातून, और अंग्रेजी नाम है प्लेटो। यानी प्लेटो का मूल जो नाम था वो है एरिस्टोक्लिस। प्लेटो है जो प्रत्ययवादी है और आत्मवादी दार्शनिक है, ये ध्यान रखना। एक तो प्रत्ययवादी और आत्मवादी दार्शनिक है। इसके बाद में बात करते हैं कि प्लेटो ने जो यूनानी शब्द है मिमेसिस, उसको अनुकरण का अपकर्ष के अर्थ में लिया है। यानी अनुकरण है उसको अपकर्ष के रूप में लिया है। इसके अनुसार अनुकरण में मिथ्यात्मकता रहता है, यानी जो अनुकरण है ना वो अच्छा नहीं है, इसमें मिथ्या है नहीं, झूठ है। बस 2-3 लाइनें आपको समझ में आ जाएगी। कला की अनुकरण मूलकता की उद्भावना का श्रेय प्लेटो को दिया जाता है। वास्तव में प्लेटो है उन्हें अनुकरण में मिथ्यात्मकता का आरोप लगाकर कलागत सृजनशीलता की अवहेलना की है कि जो भी कलाकार या कला जिसका निर्माण किया जाता है वो मिथ्या है। प्लेटो आदर्श राज्य से कवि या साहित्यकार के निष्कासन की वकालत करता है, क्योंकि कवि सत्य के अनुकरण का अनुकरण करता है। यानी जो प्लेटो कहते हैं कि जो अनुकरण है ना वो सत्य से बहुत दूर है, जो सत्य से त्रिधा यानी 3 रिमूव्ड है। यानी 3 जो सत्य है वो 3 सत्य से झूठ में है वो। प्लेटो की महत्वपूर्ण रचनाएं देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? इयोन नाम याद करना आपको, क्रांतिलुस, गोर्गियास, उसके बाद फ्रेद्रुस और फिलेबुस, विचार गोष्ठी, गणतंत्र और लॉज। आपको याद करना है इयोन और लॉज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इयोन किसकी रचना है? प्लेटो की। लॉज प्लेटो की। प्लेटो ने अपने इयोन नामक संवाद में काव्य सर्जन क्रिया या काव्य हेतु चर्चा की है। इसमें ईश्वरीय उन्माद को काव्य हेतु स्वीकार किया गया। देखिए, ईश्वरीय उन्माद यानी पागलपन है जिसमें, वो काव्य रचना करता है। ऐसा मानने वाले कौन है? प्लेटो। प्लेटो के अनुसार कवि है उसका काव्य सर्जन देवी शक्तियों से प्रेरित होकर करता है। यानी जो अगर वो काव्य लिखता भी है तो वो जो लिखता है वो क्या है? देवी शक्ति से प्रेरित होकर। और काव्य देवी जो ऐसा उसको रचना करने के लिए प्रेरित करती है, तो प्लेटो ने उसे म्यूजेज की संज्ञा से अभिहित किया। यानी म्यूजेज कहा है किसको? प्लेटो कहते हैं कि कोई कवि जो काव्य का सर्जन करते हैं वो देवीय शक्ति से प्रेरित होकर करते हैं, और काव्य देवी को प्लेटो ने क्या कहा है? म्यूजेज कहा है, म्यूजेज कहा है। ये ध्यान रखना। प्लेटो ने काव्य के 3 प्रमुख भेद बताइए कि काव्य है उसके 3 प्रमुख भेद है। आपको हो सकता है प्रश्न ऐसा है कि प्लेटो के अनुसार काव्य के भेद नहीं है, कौन सा नहीं है? तो आपको है वो याद करने हैं। अनुकरणात्मक काव्य, वर्णात्मक काव्य और मिश्र काव्य। अनुकरणात्मक काव्य देखिए प्रहसन है और दुखंत नाटक है, वो होते हैं अनुकरणात्मक काव्य। वर्णात्मक में है प्रगीत, और प्रगीत भी देखिए इसके भी 3 अंग माने हैं प्रगीत के: शब्द, माधुर्य और लय। हो सकता है ऐसा है कि उन्होंने जो प्रगीत काव्य माना है उसके 3 अंग कौन कौन से हैं? शब्द, माधुर्य और लय। शब्द, माधुर्य और लय। और उसके बाद है मिश्र काव्य जिसमें महाकाव्य लिखे जाते हैं। तो उनके 3 जो काव्य के भेद माने गए वो प्रमुख कौन है? वर्णात्मक पहला अनुकरणात्मक, दूसरा वर्णात्मक और तीसरा मिश्र। ये आपको याद करना, अनुकरणात्मक, वर्णात्मक और मिश्र। अनुकरणात्मक, वर्णात्मक और मिश्र। और जो प्रगीत है उसके 3 अंग है शब्द, माधुर्य और लय। प्लेटो ने कला को अग्राह्य कहा है जिसके 2 आधार है, दर्शन और प्रयोजन। ये आपको नहीं याद करना। कला के मूल्य में प्लेटो का दृष्टिकोण कैसा है ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। उपयोगितावादी और भौतिकवादी दृष्टिकोण था। ये कला को ना उपयोगितावादी मानते थे और नैतिकवादी मानते थे। प्लेटो का कला विषयक दृष्टिकोण विधेयात्मक है और मानकीय है, अर्थात प्लेटो बताता है कि कला कैसी होनी चाहिए। प्लेटो स्वयं एक कवि है, इनकी कविताएं हैं वो
ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्क्स में संकलित है। प्लेटो की जो रचना है वो है रिपब्लिक। उसमें उन्होंने लिखा है कि दासता मृत्यु से भी भयावक है। ये कहने वाले कौन है? प्लेटो। अब हम बात करते हैं अरस्तु की। देखिए, अरस्तु का जो मूल नाम है एरिस्टोटिलेस, और उनका नाम था एरिस्टोकलीस। कलीस तो था प्लेटो का, एरिस्टोटिलेस ये नाम है अरस्तु का। देखो, अरस्तु का संक्षिप्त वर्णन देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। देखिए, प्लेटो का हमने पै से बनाते तो 427 किया था, ऐसे अरस्तु ए बनाते 3 होता है तो 384, ये थोड़ा ध्यान रखें। अरस्तु है, उनका जन्म 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व के मध्य हुआ। कहाँ हुआ? मकदूनिया में। पत्नी का नाम विथियास है, उनके शिष्य का नाम है, गुरु का नाम है प्लेटो। ये शिष्य प्लेटो के है वो है अरस्तु। उनके बाद में सिकंदर गुरु था सिकंदर का, यानी कि देखिए प्लेटो पहले, उसके बाद में अरस्तु, और अरस्तु का शिष्य है सिकंदर। आपको याद रखें, गुरु का नाम सिकंदर था। तो ये आपको याद रखना, पहले प्लेटो, फिर अरस्तु, फिर सिकंदर। यानी प्लेटो का शिष्य अरस्तु, अरस्तु का शिष्य है सिकंदर। देखिए, अरस्तु ने क्या कहा? अरस्तु ने पूर्ण ज्ञान की परिभाषा। देखिए, ज्ञान की सभी शाखा में अबाध गति है। अरस्तु के ग्रंथों की संख्या है वो 400 बताई गई है, जिसमें सर्व प्रमुख 3 है। पेरी पोएतिकेश यानी काव्यशास्त्र, दूसरा है भाषण शास्त्र, टेकनेश, रितोरिकेश और वसियतनामा। ये इनकी 3 रचनाएं हैं। अरस्तु ग्रंथ एक वसियतनामा है, उसमें इतिहास में दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र कहा जाता है। यानी इसमें लिखा हुआ है कि दास जो प्रथा है उससे मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र कौन सा है? वह वसियतनामा। वसियतनामा के द्वारा उन्होंने अपने सभी दासों को दासता से मुक्त करवाया था। उसके बाद में है अरस्तु ने पेरी पोएतिकेस की रचना 330 ईस्वी के ईसा पूर्व के लगभग की थी। यानी जो ये 3 रचनाएं हैं, कौन कौन सी? पेरी पोएतिकेस, टेकनेस, रितोरिकेस और वसियतनामा। और वसियतनामा में दास मुक्ति का घोषणा पत्र कहा जाता है। उसके बाद में देखिए, जो कॉलेज लेक्चर राजस्थान आरपीएससी का है, कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम, उसमें एक बार ये प्रश्न आया था कि ये पेरी पोएतिकेस जो उनकी रचना है, इसमें कुल अध्याय कितने हैं? अध्याय है 26। प्रश्नों की संख्या कितनी है? 50। तो देखिए, यहाँ से प्रश्न आएगा कि पेरी पोएतिकेस जो उनकी रचना है, उनका ग्रंथ है, उसमें कितने अध्याय है? अध्याय कितने हैं? उसमें लिखा था 24, 25, 26, 27, तो इसमें अध्याय है 26। अरस्तु ने किसी वस्तु को ठीक से समझने के लिए घड़ा निर्माण की प्रक्रिया के उदाहरण द्वारा 4 बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जो निम्न प्रकार से। कौन? प्रयोजन क्या है, उपादान क्या है, निमित्त क्या है और तत्व क्या है। यानी प्रयोजन जल, उसके बाद उपादान यानी इसको तैयार करने के लिए मिट्टी, फिर क्या चाहिए? कुम्हार या चाक, फिर क्या बनता है? घड़ा। उसके बाद बात करते हैं कि अरस्तु है, उनके अनुसार अरस्तु काव्य के लिए छंद को अनिवार्य रूप नहीं मानते। वो कहते हैं कि छंद कोई जरूरी नहीं है। महाकाव्य, दुखांत, प्रश्न आदि कलाओं के लिए 3 भेद माने गए हैं। दुखांतक, नाटक है। आप अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है, उसके अनुसार अरस्तु कहते हैं कि अनुकरण है ना, वो अच्छा होता है। प्लेटो ने कहा कि अनुकरण है वो एक मिथ्या है। इस मिथ्या को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। यानी प्लेटो का अनुकरण और अरस्तु का अनुकरण, दोनों का अनुकरण है वो भिन्न है, अलग है। अरस्तु मानते हैं कि जो कोई भी काव्य रचना करता है मनुष्य या काव्य या कलाकार, वो क्या अधूरा होता है, या यूँ कहें कि वो सत्य नहीं होता, सत्य से काफ़ी दूर होता है। लेकिन अरस्तु है वो कहते हैं हो सकता है ये अधूरा हो, लेकिन इसको पूरा भी किया जा सकता है, अच्छा भी किया जा सकता है। अनुकरण द्वारा हम कुछ चीज़ें ऐसी है जो वास्तविक है, वो डराने वाली होती है, लेकिन हम उसमें संशोधन करके उसको और अच्छा कर सकते हैं। जैसे शेर हमें दिखाई दे तो वो क्या होता है? डरावना होता है, लेकिन इसी की कलाकृति कोई फोटो है या चित्रकार है, चित्र के माध्यम से हमें दिखाए तो हमें अच्छा लगता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अनुकरण अधूरा हो या खराब हो। देखिए, अरस्तु प्रथम काव्यशास्त्री थे जिन्होंने उपयोगी कला, ललित कला का भेद स्पष्ट किया। उन्होंने 2 कला मानी, एक उपयोगी कला और ललित कला। अरस्तु ने लिखा, कार्य व्यापार में निरंतर मनुष्य अनुकरण का विषय करता है, यानी अनुकरण का विषय होता है। उसके बाद में बात करते हैं हम सैमुअल टेलर कोलरिज के बारे में। कोलरिज है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें कुछ चीज़ देखिए, कोलरिज हम लिखते हैं, कोलरिज हम लिखते हैं तो उसमें एक मात्रा ऐसे डालते हैं, तो ये समझो आप 7 यानी कि 1772, ये ध्यान रखना था। 1772 से 1834 ईसा पूर्व कोलरिज का जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। मित्र कौन थे? वर्ड्सवर्थ। ये ध्यान रखना, ये दोनों मित्र थे और जो दोनों की रचनाएं एक रचना भी है जो दोनों ने संयुक्त रूप से लिखी थी, तो इनके नाम थोड़ा याद रखना। कोलरिज की अन्य महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं, ये रचनाएं इनके बारे में पूछ सकते हैं कि द फ्रेंड, एड्स टू रिफ्लेक्शन, चर्च एंड स्टेट, कन्फेंस ऑफ एन इंक्वायरी स्पिरिट। कोलरिज, ध्यान रखना, कोलरिज प्रत्ययवादी थे और जयवादी सिद्धांत पर आधारित है। कोलरिज के अनुसार कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न है कि उसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं है, और रचना के अभी सभी प्रकारों से उसका अंतर यह है कि संपूर्ण से वही आनंद प्राप्त होना चाहिए जो उसके प्रत्येक अवयव से प्राप्त होने वाली संतुष्टि के अनुरूप हो। आपको कोलरिज के बारे में इनकी रचना याद करनी है। एक तो उनका जन्म 1772, उसके बाद में इनकी द फ्रेंड और एड्स टू रिफ्लेक्शन, चर्च एंड स्टेट और कन्फेशंस ऑफ एन इंक्वायरीज स्पिरिट, ये जो 4 रचनाएं ये आप याद कर लेना। उनके बाद में उन्होंने कोलरिज के अनुसार काव्य सर्जन है उसका मूल आधार कल्पना को माना है। ये आपको याद रखना है कि कल्पना कोलरिज, कैसे कल्पना कैसे कोलरिज। कल्पना के 2 है कारण, एक मुख्य कल्पना और एक गौण कल्पना। देखिए मुख्य कल्पना और गौण कल्पना है, उसमें अंतर क्या है? मुख्य जो कल्पना है उसमें देखिए यह समस्त जागतिक प्रपंच को व्यवस्थित रूप से ग्रहण कराने वाली शक्ति है, और ये जो गौण कल्पना है वो मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि है। इसे काव्यात्मक कल्पना भी कहते हैं। और जो मुख्य कल्पना है वो अचेतन है, अनैच्छिक है, और जो गौण कल्पना है वो चेतन है, ऐच्छिक है। इसका निर्माण यानी मुख्य कल्पना का निर्माण संगठन करती है, और यह विघटन और संगठन यानी विनाश और निर्माण दोनों करती है। बस इतना याद रखना। यानी जो कोलरिज है उसका जन्म 1722 और उनकी प्रमुख रचनाएं, उसके बाद में उन्होंने कल्पना के 2 सिद्धांत माने हैं, एक मुख्य कल्पना और एक गौण कल्पना। मुख्य कल्पना है वो अचेतन है और अनैच्छिक होती है, जबकि गौण कल्पना है वो चेतन और ऐच्छिक होती है। उसके बाद में कोलरिज ने कल्पना और रम्यता में भी अंतर बताया है, तो उसमें मुझे जो ठीक लगा, मुझे एक लाइन अच्छी लगी, यह प्रतिभा की उपज है, यह प्रतिभा से कल्पना बनती है, लेकिन रम्य कल्पना होती है वो प्रज्ञा की उपज है, यानी ज्ञान और बुद्धि की उपज है। बस मुझे तो ये एक ही लाइन अच्छी लगी। इसके बाद में बात करते हैं बेनेडेत्तो क्रोचे के बारे में। क्रोचे है उनका जन्म 1866 में। वैसे तो क्रोचे ऐसे लिखते हैं, ऐसे, इसका मतलब मैंने जो बनाया 1866, ठीक है। 1866 में क्रोचे ने सर्वप्रथम 1900 में अपना निबंध एस्थेटिक एज ऑफ साइंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड जनरेट लिंग्विस्टिक्स लिखा। इस निबंध का विस्तृत रूप एस्थेटिक पुस्तक है। क्रोचे ने 1902 में एक तो ये याद रखना, ला कृतिका पत्रिका का प्रकाशन किया। ला कृतिका, देखो कृतिका ऐसे लिखते क है तो कौन हुआ? क्रोचे, बस इतना याद रखना, कृतिका क्रोचे के अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक है, उनमें है न्यू एसेस ऑन एस्थेटिक याद रखना, डिफेंस ऑफ पोइटर ये याद रखना। एस्थेटिक जो रचना है एस्थेटिक, उसके 2 भाग है, एक तो सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन किए गए, दूसरे भाग में सौंदर्य शास्त्र का इतिहास बताया गया। एस्थेटिक शब्द की उत्पत्ति आस्थेसिकोस से हुई है, ऐसा माना जाता है। उसके बाद में देखिए आधुनिक सौंदर्य शास्त्र का जनक मानते बाउमार्टन को। उसके बाद में हम बात करते हैं इलियट की। अब इलियट है, 3 इडियट आपने देखी होगी, उसमें 3 होते हैं। 3 इडियट मतलब 8 3 बार आया हुआ है, 1888, बस ये याद रखें। 3 इडियट यानी 88, यानी 8 है वो 3 बार है 1888 में। और
इलियट का पूरा नाम याद रखना आपको, टॉमस स्टर्न इलियट। इनका जन्म स्थान अमेरिका में। उसके बाद में इन्हें पुरस्कार मिला नोबल और द वेस्टलैंड। इलियट की प्रमुख कृतियाँ, उनका नाम याद रखना आपको रखना है, द सेक्रेट वुड इलियट की द सेक्रेट वुड, होमेज टू जॉन ड्राइडन। उसके बाद में एलिजाबेथन एसेस द यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, सिलेक्टेड एसेज एसेंट एंड मार्टन। ये इनकी प्रमुख जो कृतियाँ हैं। उम्मीद करता हूँ हमारा जो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।